अब देखिए, ये घर घर तिरंगा लहराएगा, तो इससे कोई देशभक्ति बनती नहीं है। देशभक्ति बनती है आप जब संविधान का पालन करो, आप जब इस बात को मानो कि सब लोग बराबर हैं, वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। आप इस बात को मानो कि संविधान कहता है कि देश में जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको कम करना सरकार की जिम्मेदारी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों के बारे में, जो कुछ देश विदेश में हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि सिर्फ हम खबरें आप तक ना पहुंचाएं, बल्कि जो कुछ तजर्बेकार समझदार लोग उन वाकयात, उन खबरों पर क्या कुछ समझ रहे हैं, उसके पीछे क्या कुछ मकसद हो सकता है या आगे क्या होने वाला है, उससे भी होशियार करते हैं। क्योंकि तजर्बात से फायदा उठाना बहुत जरूरी है। आज जो बहुत ही अहम जो इशू है वो ये कि इस बार सरकार की तरफ से कहा गया है कि 13 से 15 अगस्त के बीच में अमृत महोत्सव के दौरान घर घर तिरंगा लगाया जाएगा। यानी उसको बहुत, और दिन और रात किसी भी वक्त लगा सकते हैं और किसी भी कपड़े का लगा सकते हैं। इस किस्म की कुछ छूट दी है। वो आपको याद होगा कि बहुत से सरकारी भवनों पर, सरकारी इमारतों पर दिन में झंडा लगाया जाता था और रात को दिन छुपे उसे उतार लिया जाता था। एक लंबे अरसे से वो एक ट्रेडिशन रही है। उसके पीछे क्या कुछ मंशा है सरकार की, क्या करना चाहती है, या भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से भुना सकती है। एक इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के बारे में एक बात कही है, वो बड़ी खास है। वो ये कि जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, उनके लिए स्नेह यात्रा यानी मोहब्बत का पैगाम उनको देने की जरूरत है। मुसलमानों के बीच में बहरहाल एक तबके को, खासतौर पर एक बहस अक्सर चलाई जाती है, अशराफ और बैकवर्ड क्लास या कमजोर जो तबके हैं मुसलमानों के, वो एक नई बहस, नया पहलू उसमें नजर आ रहा है। इसके अलावा मोदी जी ने एक बात और कही है कि अब हमें वादे नहीं करने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जिस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो जाने माने इतिहासकार हैं और पेशे से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं और सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहे हैं आईआईटी मुंबई में। और इस वक्त जो हिंदू फंडामेंटलिज्म है, हिंदुत्व जिसे आमतौर पे कहा जाता है, उसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और उसकी एक तरह से मुखालफत करते हैं। देश के संविधान को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, देश के लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ाने की बात करते हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि एक तो ये कि पूरे देश को मुबारकबाद देने का मौका है, 15 अगस्त नजदीक आने वाली है। इस पर बीजेपी और सरकार ने ये जो एक नई बात कही है, पहली बार कही है, क्योंकि आप तो बिल्कुल मुल्क की आजादी से अब तक के सारे वाकयात आपके सामने हैं, आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है? जी देखिए, अभी हमारे आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसमें एक तरफ से तो ये जो तिरंगा झंडे को लगाने का प्रस्ताव है, एक तरफ से तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि तिरंगा झंडा ये जो है, ये आज़ादी के आंदोलन के दौरान से ये भारत के मूल्यों को एक प्रतिनिधित्व करता रहा है। भारत की जो बहुरंगी सभ्यता संस्कृति है, उसका एक प्रतीक रहा है और इसी से प्रेरणा लेके लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना भाग लिया। ये इसके लिए तो इसका स्वागत करना चाहिए। पर इसके थोड़ा गहराई में जाकर देखना चाहिए कि ये वो पार्टी कह रही है जिसका पितृ संगठन, फादर ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ादी के 52 साल बाद तक अपने अपने संगठन के ठिकानों पर तिरंगे झंडे को नहीं लगाया। ये भी सोचने की बात है कि उन्होंने तिरंगे झंडे को कभी भी मान्यता नहीं दी
और शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने कहा कि भारत तो कोई नया देश नहीं है, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं और भगवा झंडा हमारा एक प्रतीक है। ये उन्होंने लगातार बार-बार अलग-अलग तरीके से कही। तो उसकी पहली घटना मैं बताना चाहता हूँ। 1929 में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने अपने सेशन में ये कॉल दिया कि 26 जनवरी, आने वाली 26 जनवरी को 1929 में वो बने, दिसंबर के आसपास होगा कि अभी 26 जनवरी आएगा तो हर एक व्यक्ति ने तिरंगा झंडा लगाकर आज़ादी का दिन मनाना चाहिए। उसको उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज। तब तक बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस वगैरह वगैरह वगैरह। नेहरू जी ने कहा डोमिनियन स्टेटस की बात पुरानी हो गई, हमको पूरी आज़ादी चाहिए। 26 जनवरी हम उसको मनाएंगे और तिरंगा झंडा लगाएंगे। तो यहाँ से बात चालू होती है कि उस समय आरएसएस के जो सरसंघ चालक थे, उनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। हेडगेवार ने कहा हम तिरंगा झंडा नहीं लगाएंगे, हम भगवा झंडा लगाएंगे। तो यहाँ से बात चालू हो गई कि भाई भाई ये तिरंगा झंडा क्या है, क्योंकि तिरंगा झंडा हमारी एक बहुलता का प्रतीक है, हमारे मूल्यों का प्रतीक है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आजादी के आंदोलन के जो मूल्य निकल रहे थे, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, उसके साथ ही साथ विविधता, प्लूरलिज्म, ये उसके साथ साथ निकला। और उसके छोटा सा इतिहास ऐसा है कि आंध्र के एक सज्जन ने इस झंडे को बनाया और उसमें महात्मा गांधी ने कुछ सुझाव दिए। जैसे उन्होंने ऊपर लाल रंग रखा था, तो महात्मा गांधी ने कहा लाल रंग के बदले आप केसरिया रंग रखो, केसरिया रंग रखो, बीच में सफेद है, नीचे हरा है, और उस पर वो जो कांग्रेस का प्रतीक था चरखा, चरखा रखकर उन्होंने इस प्रतीक को बनाया। तो उसके जवाब में ये जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन ने कहा ये ध्वज हमें स्वीकार्य नहीं है। तो ये पहले हेडगेवार कह गए कि ये झंडा हम तो भगवा झंडा ही लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरे सरसंघ चालक थे एमएस गोलवलकर, उनका तो बहुत प्रभाव रहा है आरएसएस पे। वो करीब 40 साल तक आरएसएस के सरसंघ चालक रहे। तो आज़ादी के बाद जब संविधान के आधार पे और घोषणा की गई कि तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, और नेशनल फ्लैग होगा, पर उसमें उन्होंने एक मॉडिफाई किया, चरखे को निकाल के अशोक चक्र रख दिया एक गति के प्रतीक के रूप में। जो फ्लैग कमेटी में चर्चा हुई उसके आधार पे उन्होंने 3 रंग का और उन्होंने कुछ उसके नॉर्म्स बनाए। तो उसके विरोध में भी गोलवलकर लिखते हैं कि ये जो 3 नंबर है, ये तो बहुत अशुभ नंबर होता है, इससे देश का कल्याण नहीं होगा। और फिर से उन्होंने कहा कि हम कोई नया राष्ट्र नहीं है, हम तो अनादिकाल से राष्ट्र हैं और हमारा झंडा हमेशा भगवा झंडा था और हिंदुओं को ये तिरंगा झंडा स्वीकृत नहीं होगा, हिंदुओं को तिरंगा झंडा स्वीकृत नहीं होगा। और 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली। उसके पहले वो जो उनका आरएसएस का मुखपत्र था, ऑर्गेनाइजर, उसने एक लेख लिखवाया कि ये जो तिरंगा झंडा लाया जा रहा है ये हमारे विचारों के खिलाफ है, हम इसको स्वीकार नहीं करते और हमारा जो झंडा है वो तो भगवा झंडा ही रहेगा। तो ये पहली बात है। तो इन्होंने मतलब, और इसी के चलते कुछ एक फ्लैग कोड यानी झंडा लगाने की विधि वगैरह है, जिसमें सुबह लगाकर शाम को निकाल देना। और अभी उसमें कुछ परिवर्तन हुए, 8-10 साल पहले कुछ परिवर्तन हुए, अभी तो और भी परिवर्तन हुए कि भाई आप खादी के बदले पॉलिएस्टर का भी बना सकते हैं, दूसरे मटेरियल्स का भी बना सकते हैं, वो अभी अभी आया। तो अभी तिरंगे झंडे का बीच में एक तरफ तो इनकी तरफ से कोई इस्तेमाल होता नहीं था, और जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाकर इस झंडे को फहराता था तब भी ये उस झंडे को नहीं फहराते थे, पहली बात। दूसरा फिर ये बात है कि ये झंडे को फहराना कई बार हमारे उत्साह का, खुशी का भी प्रतीक है। आप ओलंपिक में कोई मेडल जीत रहे हैं, कोई क्रिकेट मैच जीत रहे हैं, तो उस समय भी लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए इस झंडे को फहराते थे, लगाते थे। अब जहां तक उसके बाद उसके आक्रामक उपयोग भी हुए। कई बार ये जो जिनको फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, बजरंग दल टाइप्स, वो कोई उत्सव मनाने निकलते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जाके झंडों को एक आक्रामक रूप से रखते हैं। अब देखिए चीज तो वही होती है
आप उसको मोहब्बत के रूप से भी रख सकते हैं, नफ़रत के रूप से भी रख सकते हैं, तो उसका वो भी एक उपयोग हुआ। और अभी शायद एक उनकी नई नीति आ रही है कि इस झंडे को एप्रोप्रिएट किया जाए बीजेपी के द्वारा, और इस झंडे के माध्यम से जो उनका नज़रिया है कि आपको अपनी देशभक्ति प्रूव करना है। अब सवाल ये है कि देशभक्ति प्रूव करना है, ये जो पार्टी है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेक्टेकुलर स्पेक्टेकुलर, कुछ ऐसा बड़ा करना चाहती है कि लोगों की निगाह उस पर आए। तो अभी जैसे कोरोना में थाली बजाओ, चम्मच बजाओ, ये उन्होंने करवाया। अभी उसी के तर्ज पर कि अभी 75वां वर्षगांठ है, तो आप तिरंगा झंडा लहराइए। यहाँ मैं बता दूं कि तिरंगा झंडा हमारे मन में होना चाहिए, और देशभक्ति को बताने के लिए किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। और अभी हम कौन-सी खुशी मना रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूँ अपने आप से। अभी देश के लिए कौन-सी खुशी का मौका है? आप देखिए, हमारा जो हंगर इंडेक्स है, उसमें हम नाइजीरिया से कॉम्पीट कर रहे हैं। देश के सबसे गरीब देश से हम कॉम्पीट कर रहे हैं। जी, फिर मैं उसी पर आना चाह रहा था पुनियानी जी। जी, पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव का पूरे साल मनाने का एक ऐलान किया, जी, और उसके कहीं-कहीं पोस्टर वगैरह नजर आए। लेकिन क्या वाक़ई अमृत का जब नाम लिया जाता है, तो एक मिठास महसूस होती है और होनी चाहिए, जी। अमृत की मिठास। क्या देश के लोग वाक़ई किसी मिठास से गुज़रे इस पूरे साल में? क्या आपको, मतलब मैं उसी पर आना चाह रहा था कि आखिर जी, ऐसी हालत में जब लोगों का पेट खाली, मैं आज ही बता रहा हूं अपनी आंखों की देखी हुई बात। दिल्ली में मदर डेयरी पर दूध मिलता है। जी, एक मजदूर किस्म का आदमी आया और उसने उधार दूध लेने की ख्वाहिश जाहिर की उसको, और उसने मना कर दिया कि साहब मैं उधार नहीं दे सकता। अब ये बताइए, इस आदमी की, जो मजदूर आदमी सुबह सवेरे उठा, आंख खोल करके वो चाय पीना चाहता मिनिमम, उसके लिए वो दूध नहीं ले पाया। और वो अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी है, काम करने वाला है, और वो जरूर काम करता होगा जैसा मैं समझता हूं, लेकिन उसको 10 रुपए का दूध उधार उसने नहीं दिया। ऐसी हालत में क्या वाकई हम अमृत महोत्सव मनाने की हालत में हैं? देखिए, आपने बात की एक पहलू को रखा है। हाँ। मैं इसको पूरा अगर माहौल देखें, जी जी। तो ये अपनी स्कीम्स की बात करते हैं, वो घर की स्कीम्स है, दूसरी स्कीम गरीबों तक पहुँच रही है, गैस का सिलेंडर पहुँच रहा है। अब वो आप एक-एक स्कीम को अगर लेकर देखें, जन-धन योजना हो या गैस वाली योजना हो, अब गैस का ब रेट ही इतना बढ़ गया है कि लोग उसको खरीद ही नहीं पाएँगे। आपने सिलेंडर तो पहुँचा दिया, पर सिलेंडर को आप रिफ़िल नहीं कर सकते। हम्म। दूसरा, एक तो महँगाई के बारे में जो है, अभी रुपए की परिस्थिति देखिए, 80 के आस-पास चल रही है। और जब सत्ता पर आने के पहले इनके वादे थे, और इनके जो कुछ धर्म के नाम पे इनको आशीर्वाद देने वाले बड़े-बड़े गुरु हैं, वो तो कह रहे थे, "अरे! अभी तो रुपया ₹40 का $1 मिलेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात होने वाली है।" अब वो चुप सिर्फ़ उनको सिर छुपाकर कहीं बैठे होंगे, अभी तो कह भी नहीं रहे। तो महँगाई इतनी बढ़ रही है, और ये आप जिस मज़दूर की बात कर रहे हैं, ये एक मज़दूर नहीं है, ये एक मज़दूर नहीं है। ऐसे आज करोड़ों लोगों की हालत है, करोड़ों लोगों की हालत है। जैसे पहले नोटबंदी की गई, कितने लोगों की नौकरियाँ गई। कोरोना काल में लॉकडाउन किया गया, शटडाउन 4 घंटे के नोटिस पे किया गया। उस पे कितने हमारे बेरोज़गारी बढ़ी, महँगाई बढ़ी, आर्थिक परिस्थिति खराब हुई। ये एक तरफ हुआ। दूसरी तरफ से समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित और दूसरे मज़दूर पिछड़े वर्ग, उनके हालात में तो बहुत ही खराबी हुई है। आप देखिए, एक-एक चीज़ हुई है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बुलडोज़र लाए जा रहे हैं, और बुलडोज़र को एक नया नया गौरवशाली प्रतीक किया गया है कि देखो कितना ये महान मुख्यमंत्री है, ये बुलडोज़र का उपयोग करते हैं। और हम्म। बुलडोज़र में ऐसे-ऐसे बेचारे गरीबों के घर तोड़े गए, जो जिनके हाथ नहीं है। हम्म। आरोप यह है कि इन्होंने पत्थर फेंके, इसलिए उनके घर को हमको पत्थर में बदलना है, और ऐसे व्यक्ति का हाथ घर तोड़ा गया जिसका हाथ नहीं है, जो पंगु है। तो हम्म। ये जो एक पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है,
जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक को खास तौर से निशाना बनाया गया। क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों के दूर दूर के प्रार्थना स्थलों पर हमले हो रहे हैं। दलितों की आर्थिक हालत के खराब होने के साथ साथ उनके जो उन पे अत्याचार होने वाले हैं वो बढ़ रहे हैं। महिलाओं की हालत आप जानते हैं। तो ऐसे इसमें क्या अमृत हमारे देश में बह रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। अमृत से तो एक सकारात्मक भावना मन में आनी चाहिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट आना चाहिए। आज अगर आप किसी भी मोहल्ले में जाके देखें तो वो जो 10 रुपए का दूध मांगने वाला व्यक्ति है आपको हर जगह मिलेगा। उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है नोटबंदी के बाद, कोविड लॉकडाउन के बाद, और ये जो आर्थिक परिस्थितियों में एक तरफ गरीबी बढ़ रही है और कुछ लोग भयंकर इतने अमीर हो रहे हैं कि दुनिया के अमीरों में वो चौथे और पांचवें नंबर पे आ रहे हैं। और हमारा जो कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, रेवड़ियां मिल किसको रही हैं? रेवड़ियां उनको मिल रही हैं जो उनके आसपास के लोग हैं, जो यहाँ की रेवड़ियां लेकर जाकर विदेशों में जमा कर रहे हैं। यहाँ के बैंकों से बड़ा बड़ा कर्जा लेके बाद में डिक्लेयर कर देते हैं, नॉन पेइंग असेट्स करके कर रहे हैं। तो ये उनके आसपास वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो हमारे देश के आर्थिक हालात हैं, सामाजिक हालात हैं, वो बहुत चिंता की बात है। और इसमें हम सबको उसको सुधारने के लिए जो कर सकें, देश में प्रेम मोहब्बत बढ़ाने के लिए जो कर सकें वो करना चाहिए। और इस प्रकार के शोबाजी से, शोबाजी एक शब्द है, उससे कोई समाज की परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। जैसे मैंने कहा इस सरकार को बहुत रुचि है एक ऐसे प्रकार का स्पेक्टिकल, एक बड़ी चीज को खड़ा करना। हमने लॉकडाउन 4 घंटे में कर दिया, हमने नोटबंदी कर दी, देखिए 4 घंटे के अंदर नोटबंदी कर दी, अब देखिए ये घर घर तिरंगा लहराएगा। तो इससे कोई देशभक्ति बनती नहीं है। देशभक्ति बनती है आप जब संविधान का पालन करो, आप जब इस बात को मानो कि सब लोग बराबर हैं, वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप इस बात को मानो कि संविधान कहता है कि देश में जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको कम करना सरकार की जिम्मेदारी है। आजमी भाई इस बात को ख्याल कीजिएगा, ये गरीबी को कम करना कोई मेहरबानी नहीं है, ये हमारे संविधान में दिया हुआ है कि समाज की गैर बराबरी को दूर करना चाहिए। तो हम संविधान के पूरी तौर से विरोध में चल रहे हैं और उसको अमृतकाल कह रहे हैं और देशभक्ति के प्रतीक के सर्टिफिकेट के रूप में तिरंगा झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। खाली पेट भजन नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिए। हिंदी में एक मुहावरा है, खाली पेट कोई भजन नहीं कर सकते हैं। तो उस खाली पेट का जो भरने का इंतजाम करने के लिए ज्यादा कोशिश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पुनियानी जी, आपने बहुत सही कहा कि खाली पेट भजन नहीं हो सकता। लेकिन आपने कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जरूर सोशल मीडिया पर, जब किसी से पेट्रोल पंप पे पूछा जाता है कि 100 रुपए पेट्रोल हो गया, तुम्हारा क्या कहना है? तो वो कहता नहीं, पेट्रोल 1000 रुपए होना चाहिए ताकि ये भीड़ ना रहे सड़कों पर, जिनके पास पैसा है वही चलें मोटरसाइकिल लेकर के। या ये कह देना कि साहब तरक्की हो रही है पेट्रोल की, देश की तरक्की हो रही है, यानी बिल्कुल उल्टी तरह बात कहना। इसी तरह से बहुत मुमकिन है कि कुछ अंधभक्त ये कह दें कि रुपए की तरक्की हो रही है साहब, डॉलर के सामने 80 हो गया। अब इसकी तो कोई अंत नहीं है। अब मैं एक बात जो पूछने वाला हूं वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड होता है। डिफीट की हालत में अपने आप को जीता हुआ जाहिर करने के लिए कोशिश करता है आदमी, आखिरी शायद कोशिश होती है वो। तो ये जो रेवड़ियों की बात कही गई, ये जानते हुए कि हम रेवड़ी अपने लोगों को दे रहे हैं, किसी और के हाथ में रेवड़ी है ही नहीं जो कोई दे सके। जी, तो आप इस स्टेट ऑफ माइंड को, मोदी जी ने जो बात कही, इसके अगली स्टेज में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अब अगले स्टेट में मैं देखना नहीं चाहता क्यों, अगले स्टेट में कुछ अच्छा नहीं है। अभी आपने श्रीलंका में देखा होगा, वहां इससे काफी मिलते जुलते हालात थे। रेवड़ियां बटी, उन लोगों के बटी जो राजपक्सा सरकार के नजदीक थे, और आम लोगों में तो खाने के ही लाड़े पड़ गए। और वो वहां तक कि भाई, तो आगे की हालात को मैं देखना नहीं चाहता। ये बिल्कुल गलत रास्ते पर हम चल रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं काज़मी भाई कि जो भी, जहां भी धर्म के नाम के राजनीति होती है, धर्म की बात मैं नहीं कह रहा, धर्म तो मोहब्बत का दूसरा नाम है।
धर्म मोहब्बत पैदा करता है, और जो नफरत पैदा करने वाली सियासत होती है, जो धर्म के नाम पे नफरत पैदा करती है, उसके साथ ही ये चलता है गरीबों की लापरवाही और समाज के कुछ बड़े कॉरपोरेट का पेट भरना। ये उस राजनीति का एक हिस्सा होता है, और इसी राजनीति का एक हिस्सा होता है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, इनको कमजोर करते जाना। और ये बात हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमने देखी। हमें लगा कि हमारा देश तो काफी अलग है, हमारा तो संविधान है जो लोकतांत्रिक है, पर हम कहीं तो भी अपनी पटरी से उतर के उन देशों के राजनीति से कॉम्पीट कर रहे हैं जहां स्वतंत्रता, समानता, बंधुता नहीं है। अच्छा, एक एक चीज और अक्सर सवाल आता है जहन में, एक ये सवाल आता है कि जैसे आमतौर पर जिस तरह से अदालतों के फैसलों से मुतमईन ना होने के बावजूद शायद हम कानूनी तौर पर इस बात के पाबंद हैं ये कहने पर कि हमें अदालतों पर भरोसा है, ये एक है ना। तो बिल्कुल ऐसी ही हालत में क्या हम अब भी यही कहें, यही कहते रहें कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, ये जानते हुए कि प्रजातंत्र की जड़ें खोखली हो चुकी हैं? क्या उसके रिवाइवल की कोई हालत नजर आती है? क्या बिल्कुल उसी तरह से मजबूरी में, जैसे अदालतों के अयोध्या के फैसले के बारे में दूसरे बहुत से फैसले ऐसे हैं जिनका मैं गिनवा सकता हूं, उसके बावजूद हमारी आपकी शायद ये मजबूरी है कानूनी कि हमें ये कहना पड़ता है कि हम अदालतों पर भरोसा है, लेकिन क्या वाकई इस वक्त के प्रजातंत्र पर भरोसा है? कहां तक, क्या क्या आप मतलब कौन सी स्टेज में महसूस कर रहे हैं? तानाशाही और प्रजातंत्र के बीच में हम कौन सी डिग्री पर पहुंच चुके? देखिए, ये सवाल भी बहुत कठिन सवाल है। कठिन सवाल इसलिए है कि नकारात्मक चीजों पर मैं जाना नहीं चाहता। अभी आप देखिए कि हमारे भेदभाव का हाल इतना बढ़ गया है कि नुपुर शर्मा को तुरंत या तो बेल मिल जाती है या उसको कुछ हाथ नहीं लगाया जाता, और जो विक्टिम्स के लिए खड़े होते हैं, तीस्ता सेतलवाड़ या आरबी शिव कुमार या संजीव भट्ट, उनको जेल में, अगर जेल में पहले से हैं तो नए मुकदमे डाले जाते हैं, जेल में नहीं है तो उनको जेल में डाला जाता है। तो ये हमारी कानूनी व्यवस्था का है। बीच में कुछ कुछ एक आध फैसला, जैसे मोहम्मद जुबैर के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोर्ट ने बहुत एक अच्छा जजमेंट दिया है, पर उसको पहली बात तो उसको अरेस्ट ही क्यों किया था, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो खैर, मैं यहाँ एक बात दोहरा दूं जो बहुत निराशाजनक है। ग्रेगरी स्टैंटन नाम के एक व्यक्ति हैं, स्कॉलर हैं, जो जिनोसाइड की स्टडी करते हैं, और उन्होंने जो युगांडा रेडियो जो नफरत फैलाता था, तो उस समय उन्होंने भविष्यवाणी तो नहीं, जो राजनीतिक हिसाब से कहा कि भाई यहाँ जिनोसाइड होगा, युगांडा में जिनोसाइड होगा, और हुआ, वहां हुआ। अभी वो कहते हैं कि भारत में ये जो जिनोसाइड की स्टेज का ऑन द स्केल ऑफ 10, 8 पे हम पहुंच गए हैं। ऑन द स्केल ऑफ 10, 8 बहुत खतरनाक सूरत हाल। बहुत। तो इसको हम बात नहीं करना चाहते, केवल इतनी बात करना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम वापस जाएं, वापस चलें, गांधी, नेहरू, पटेल के सपनों को वापस लाने की कोशिश करें। भगत सिंह जो मजदूरों के अधिकारों के बारे में बात करते थे, उनकी गरीबी को दूर करने की बात करें, नौजवानों को नौकरी देने की बात करें। नौजवान तो इन चीज़ों में उलझाए जाते हैं नफरत के नाम पर, उनको नौकरी देने की बात करें। अग्निपथ जैसे स्कीम जो शॉर्टकट लाने की कोशिश करती है, उसके बदले एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ये हमारा एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए। तो मैं उन्हीं बातों को ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे समाज में निराशा का माहौल पैदा करने वाली चीज़ें बहुत हैं। इस वक्त अब मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इसी पे कंक्लूड करने के लिए आपसे एक बार फिर मशवरे के तौर पर पूछना चाहूंगा कि देशवासियों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, देशवासियों को अभी भी मुझे लगता है कि जैसे मोहम्मद जुबैर का जो फैसला आया, उसमें मुझे एक बात
कहीं लगती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि देश में बहुत सारी जगहों पर जो प्रोटेस्ट हुए, जो लोगों ने बात की कि भाई ये गलत रास्ते पर हो रही है चीज़ें, क्योंकि आखिर में जो भी जज, हमारे जजेस तो बहुत लर्नेड जजेस हैं, इन चीज़ों का भी समाज में प्रभाव पड़ता है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित रूप से जगह-जगह इस बात के शांतिपूर्ण जुलूस निकालें, शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हंगर स्ट्राइक करें कि ये नीतियों को बदला जाए। ये नीतियाँ हमें नहीं चाहिए। हमें महँगाई दूर करना है, बेरोज़गारी दूर करना है और उसके लिए जो भी हमारे प्रोटेस्ट की जगहें हैं, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर लोगों ने अपनी आवाज़ को समाज के सामने रखना चाहिए। और आपके जैसे जो चैनल हैं, ऐसे चैनल बहुत ज़्यादा तो हैं नहीं, बड़े चैनल तो अभी बिक गए हैं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। आपके जैसे और चैनल आएँ, आपके चैनल्स की बहुत तरक्की हो, ताकि इन बातों को आप समाज तक ले जाएँ, ये हमारे लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करें दोस्त लोग और अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। मुझे इस बात पे लोगों को एक रिक्वेस्ट, निवेदन करने की इच्छा होती है कि हम उसी रास्ते पर चलें, जो महात्मा गांधी का रास्ता है और अलग-अलग तरीकों से सोशल मीडिया हो, आपके जैसे चैनल्स हों, ये चैनल्स समाज में एक शांति का संदेश दें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। मैं शायद इस इंटरव्यू के दौरान कुछ मैंने वो सवाल किए जो हर एक के ज़हन में आते हैं और वो सवाल भी नहीं कर पाते, जवाब तो क्या लें। लेकिन मैंने बहरहाल एक आम आदमी की तरह से जो सवालों में उलझन है लोगों के ज़हनों में, वो सवाल कुछ उठाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन चीज़ों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे और नाउम्मीद नहीं होंगे और अपने कानून के तहत पीसफुल तरीके से अपने आप को संगठित करके देश की भलाई के लिए आवाज उठाएंगे। हम ये नहीं कहते किसी के खिलाफ आवाज उठानी है, देश की भलाई के लिए आवाज उठाएं। मुझे ऐसा लगता है कि राम पुनियानी जी जैसे लोगों की बातें हमें समझनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और देश की भलाई के लिए हमें एक साथ मिलकर चलना चाहिए और आपस में कोई भी सांप्रदायिक धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना बढ़ाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, बल्कि दोस्तियां, ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। अगर हम हर दिन एक दूसरे से, दूसरे मजहब के लोगों को दोस्त बनाने के लिए कुछ कोशिश करें, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा एक तरीका हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।